हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं नए टॉपिक की। और हमारे पास जो नया टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का है। चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको बता चुका हूं पहले, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है ना। और उसमें एक नया टॉपिक है हमारे पास विद्युत फ्लक्स। क्या है? विद्युत फ्लक्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फिर इसकी जो मात्रा व यूनिट होती है उनके बारे में जानेंगे, फिर इसकी डायमेंशन क्या होती है ये जानेंगे, और विद्युत फ्लक्स किस तरह से डिफाइन किया जाता है ये हम जानेंगे। पूरा टॉपिक है हमारे पास विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिए बेटा, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं के बारे में बताया था कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, और उन्हीं का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करेंगे। ये चैप्टर एक तो बंद सरफेस में काम करेगा पूरा चैप्टर, या हम लोग जितने भी सरफेस लेंगे वो क्लोज सरफेसों का प्रयोग करेंगे। जितने भी सरफेस लेंगे वो क्लोज होंगे, सभी बंद होंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमें विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ना है। तो विद्युत फ्लक्स समझिए क्या होता है। जैसे ये कोई हमारे पास बंद सरफेस है बेटा, ये वाला, ठीक है ना। इसको किसी विद्युत फ्लक्स में या विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा गया है। ये जो है ये कोई सरफेस है और इसको किसी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा गया है। तो इससे क्या गुजरेंगी? बल रेखाएं गुजरेंगी। क्या गुजरेंगी? बल रेखाएं। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो इससे क्या करेंगी? बाहर निकलेंगी। ये तो आप जानते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी सरफेस को रखेंगे तो उससे क्या निकलती है? बल रेखाएं निकलती हैं। इससे जो बल रेखाएं बाहर निकलेंगी उनकी जो संख्या होती है, इनकी जो संख्या होगी उसी को हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। बात समझ में आई कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, किसको? बल रेखाओं की संख्या को, ध्यान देना, बल रेखाओं की संख्या, ध्यान रखना, बल रेखाओं की संख्या कैसे होनी चाहिए? निर्गत होनी चाहिए, ठीक है। तो निर्गत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स। ध्यान रखना, अगर यहां पर 10 बल रेखाएं इंटर कर रही हैं और हमें बाहर जो निकल रही है वो हमें 8 मिल रही है, तो हम 8 को क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ध्यान रखना, हम निर्गत बल रेखाओं की संख्याओं को ध्यान रखते हैं या निर्गत बल रेखाओं की संख्या को क्या करते हैं? काउंट करते हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ पे जो टॉपिक है उसकी हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे और परिभाषाएं सीखेंगे। तो देखिए बेटा इधर, देखिए परिभाषा जानेंगे। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। दैट्स क्लियर, ठीक है बेटा। किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। बल रेखाएं जो होती हैं वो निर्गत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निर्गत होनी चाहिए। देखिए बेटा, ये कोई हमारे पास एक क्लोज सरफेस है
इसको ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले फील्ड में इसको रखा गया है। और इस पर जो हमने प्रश्न लिया है, देखिए ds वेक्टर क्या लिया गया है, ds वेक्टर लिया गया है। यदि इसके साथ ये ds वेक्टर है वो इसका थीटा एंगल बनाता है, ये हो गया e वेक्टर, और इसके साथ यहाँ थीटा एंगल बनाया जाता है इसके O पॉइंट से, तब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट किया जाएगा वो होगा फाई बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। कितना होगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यदि E वेक्टर व ds वेक्टर के मध्य थीटा कोण बनाया जाता है, तब d फाई इक्वल टू, तो थीटा एंगल आ जाएगा EDS cos थीटा, EDS cos थीटा। ठीक है ना, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, EDS cos थीटा, वेयर थीटा इज क्या है बेटा, ds वेक्टर और e वेक्टर के मध्य का एंगल है, क्या है, कोण है। ठीक है ना, ध्यान देना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तो इस फील्ड से निर्गत, इस फील्ड से जो निर्गत फील्ड फ्लक्स है वो d फाई बराबर e वेक्टर डॉट ds वेक्टर है। कितना है, d फाई बराबर e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यदि e वेक्टर और ds के मध्य थीटा कोण बनाया जाता है तब निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d फाई बराबर e वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और d फाई इक्वल हो जाएगा EDS cos थीटा। क्लियर, यहां ध्यान दीजिए, अर्थात हम एक चीज स्पष्ट हो रही है कि विद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है ना, देखिए अर्थात विद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर व सदिश क्षेत्रफल ds वेक्टर के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्लियर, तो सेकंड डेफिनेशन हमारे पास ये हो गई कि सदिश E वेक्टर और ds वेक्टर के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, यहां पर अभी जो हमने ये विद्युत फ्लक्स फाइंड आउट किया है वो अल्प क्षेत्रफल से ज्ञात किया है। किससे ज्ञात किया है, अल्प क्षेत्रफल से। अगर टोटल सरफेस से निकाला जाता है तब क्या होगा, देखिए संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा डी फाई का। ठीक है, तो इक्वल टू आ जाएगा बेटा अपने पास फाई बराबर होल इंटीग्रेशन डी फाई, और डी फाई की वैल्यू हमारे पास ईडीएस कॉस थीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं फाई इक्वल टू होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ये संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है, इससे संपूर्ण
पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर होल इंटीग्रेशन एस ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। आप डीएस की जगह ए वेक्टर ले सकते हैं, डीए वेक्टर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आपको यहाँ शो करना पड़ेगा कि डीएस को या डीए को आपने क्षेत्रफल सदिश लिया है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी बंद सरफेस से, पहले मतलब ये जानते हैं फ्लक्स क्या होता है बेटा। जो फ्लक्स होता है वो किसी भी पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की माप होती है। किसी भी पृष्ठ से, किसी भी सरफेस से निर्गत बल रेखाओं की माप होती है। अब से किस आधार पर लिया जाता है, निर्गत आधार पर लिया जाता है कि बल रेखाएं निकलनी चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको किससे शो करते हैं हम लोग, फाई से। किससे शो करते हैं, फाई से, ठीक है। तो डी फाई इक्वल हो गया ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। यदि इन दोनों के बीच में थीटा एंगल बनाया जाता है तो डी फाई इक्वल होता है ईडीएस कॉस थीटा। देखिए अब आगे बात करते हैं। देखिए बेटा, पहला पॉइंट है बेटा हमारे पास, इसे फाई से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। दूसरा पॉइंट है यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। तीसरा पॉइंट है बेटा, इसका मात्रक, देखिए वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन बटे कूलम इंटू मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अगला पॉइंट है इसकी विमा जो डायमेंशन होती है। अब देखिए बेटा विमा, ध्यान रखना बोर्ड में काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। किसी भी भौतिक राशि की आपसे विमा पूछी जा सकती है, या विमा दे देगा आपसे कहेगा कि ये किस भौतिक राशि की विमा है, वह राशि सदिश है या अदिश है। तो डायमेंशन जरूर आपको याद रखनी है, तो इस आधार पर हम लोग निकालेंगे। तो देखिए बेटा फॉर्मूला क्या है, न्यूटन बटे कूलम। तो न्यूटन की विमा देखिए क्या होती है, m1 L1 T - 2 और कूलम की हो गई 80, क्या हो गई 80, और मीटर की हो गई L2, ठीक है। अब इनको जोड़ लेंगे तो जो डायमेंशन बनेगी बेटा हमारे पास, देखिए m1 L3 T - 3 और a-1। तो जो डायमेंशन बन के आई m1 L3 T - 3 और a-1, ठीक है, इसकी ये विमा हो गई। नेक्स्ट है बेटा जो विद्युत फ्लक्स होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो विद्युत फ्लक्स होता है किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। जो विद्युत क्षेत्र है, जो विद्युत फ्लक्स है, वो किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो लिखेंगे बेटा विद्युत फ्लक्स निम्न राशियों पर या निम्न कारकों पर निर्भर करता है। देखिए बेटा नंबर 1 विद्युत
क्षेत्र सदिश ई वेक्टर पर। ठीक है। नंबर 2, सदिश क्षेत्रफल डीएस वेक्टर पर। नंबर 3, विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर व सदिश क्षेत्रफल डीएस वेक्टर के मध्य कोण पर जाना। तो इन 3 राशियों का जो विद्युत फ्लक्स होता है वो निर्भर करता है। दोबारा देख लीजिए बेटा, इसे किससे व्यक्त करते हैं? फाई से। यह एक अदिश राशि है, इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन बटे कूलम इंटू मीटर स्क्वायर होता है। इसकी जो विमा है वो m1 L3 T-3 A-1 होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने देखा वो विशेष पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किन फैक्टरों पर निर्भर करता है। तो पहला फैक्टर है हमारे पास विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर पर, सदिश क्षेत्रफल डीएस वेक्टर पर और ई और डीएस के मध्य के कोण पर। अब इस पर जो निर्भरता है इसकी वो एक विशेष कंडीशन होती है कि यदि ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के मध्य या के मान नियत हैं तो थीटा पर जो विद्युत फ्लक्स की निर्भरता होती है वो निम्न प्रकार होती है। तो बेटा देख लीजिए और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको पहले कह चुका हूं अपने नोट्स साथ ही साथ बनाते जाएं, अपने पेन कॉपी लेकर के बैठा करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देखिए बेटा। देखिए अब बात करते हैं हम लोग, यदि ई वेक्टर व डीएस वेक्टर के मान नियत हैं तब विद्युत फ्लक्स थीटा पर निम्न प्रकार निर्भर करेगा। देखिए बेटा, पहला पॉइंट है यदि ई वेक्टर व डीएस वेक्टर के मध्य कोण थीटा बराबर 0 डिग्री हो। ध्यान देना, ई वेक्टर व डीएस के मध्य का कोण थीटा बराबर कितना हो? 0 डिग्री हो। तब फ्लक्स क्या रहेगा? देखिए बेटा, जी ई वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया? डीएस वेक्टर हो गया। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा बेटा? यहाँ पर 0। तो यहाँ जो फ्लक्स है वो कैसा है? निर्गत है। कैसा है? निर्गत बेटा। कैसा है? निर्गत। 0 हो तब विद्युत फ्लक्स देखते हैं फाई बराबर, तो आप जानते हैं कितना होता है? ईडीएस कॉस थीटा। तो
तो फाई इक्वल टू EDS cos 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है 1। तो फाई इक्वल टू कितना आ गया EDS आ गया। कितना आ गया EDS। तो बेटा ये फ्लक्स कैसा है धनात्मक है, निर्गत है, बाहर की ओर निकल रहा है और अधिकतम है। तो बेटा देखिए यह फ्लक्स धनात्मक है, इसका मान अधिकतम है, यह निर्गत फ्लक्स है। ठीक है बेटा। बात करते हैं सेकेंड की। देखिए यदि E वेक्टर व DS वेक्टर के मध्य कोण थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब तो बेटा 90 डिग्री होगा तो DS वेक्टर जो है वो ES वेक्टर के साथ अभिलंबवत है। देखिए यहां पर ये कोई सरफेस है बेटा हमारे पास, S सरफेस है और ये हो गई E वेक्टर की डायरेक्शन और ये हो गई DS वेक्टर की डायरेक्शन। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। तब फ्लक्स तो देखिए फाई इक्वल टू EDS cos 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू तो आप जानते हैं कितनी होती है 0। तो यानी लिखेंगे cos 90 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 0 हो गया। तो फाई इक्वल टू 0। तो निर्गत फ्लक्स कितना होगा 0 होगा। अतः स्पष्ट है कि जब DS वेक्टर E वेक्टर पर लंबवत होता है तो निर्गत फ्लक्स 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। ठीक है बेटा। तो क्या होता है 0 होता है। तो इसको आप देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है बेटा। तीसरी कंडीशन है बेटा हमारे पास, तो मैं आंसू पर से मिटा देता हूं। देखिए यहां पर तीसरी कंडीशन है बेटा, देखिए यदि E वेक्टर व DS वेक्टर के मध्य कोण 180 डिग्री हो। कितना हो 180 डिग्री हो तब तो फाई बराबर आप जानते हैं EDS cos 180 डिग्री। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा माइनस EDS। कितना हो जाएगा माइनस EDS हो जाएगा, क्योंकि cos 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है -1। ठीक है ना। तो ये फ्लक्स जो है बेटा इसकी विशेषता देखिए, ये फ्लक्स कैसा है ऋणात्मक होगा। यह फ्लक्स
ऋणात्मक होगा, इसे प्रवेशित फ्लक्स कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है ना बेटा, तो इसका डायग्राम देखिए। देखो बेटा, ये वाला हो गया, ये तो हो गया बेटा ई वेक्टर की डायरेक्शन, ये पूरा सरफेस है, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या है, ये डीएस वेक्टर है। क्या है, डीएस वेक्टर। तो यहां जो एंगल बनाया गया वो कितना बनाया गया, 180 डिग्री। तो यहां जो फ्लक्स की वैल्यू जो निकल के आई वो कैसे आई, ऋणात्मक निकल के आई। तो कितनी वैल्यू फाइंड आउट की बेटा हमने यहां पर, 5 बराबर माइनस ईडीएस। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू हमने क्या की, फाइंड आउट की। तो ये हो गया आपके पास विद्युत फ्लक्स। क्लियर है बेटा? दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।